दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का कहना है डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए कैसे। इसके लिए इस वीडियो में हम 8 थंब रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हम कितना सेव करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कितना बड़ा घर हम खरीद सकते हैं, कहीं हम लोन ज़्यादा ना ले लें तो हमें कितनी मैक्सिमम ईएमआई प्लान करनी चाहिए, अपनी मंथली इनकम से कितनी बड़ी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कितनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इन सब के लिए जब हमारे पास थंब रूल्स होते हैं तो हमारे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए। अब दोस्तों, थंब रूल डिस्कस करने से पहले 1-2 पॉइंट और समझाने होंगे, और वो है मेनली वेल्थ मैक्सिमाइज। हाँ, किसी चीज़ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम पावर ऑफ बॉन्डिंग समझें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो अपनी कैपिटा बढ़ाई सके, यानी कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकें। अगर हमारी मंथली इनकम बढ़ेगी तब हमारा कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उससे ही सेविंग्स बढ़ेगा, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ज़्यादा बचेगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले स्किल्स सेट के अंदर इन्वेस्ट करें, उसका मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते ही। नंबर 2, टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर। इसका मतलब जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें उतना ही बड़ा हमारा कॉर्पस बनता है रिटायरमेंट के टाइम पे। नंबर 3, राइट इन्वेस्टमेंट चूज़ करें जिससे हमारे रिटर्न्स बढ़ सकें। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 14 से 15 के रिटर्न्स हो जाते हैं। अगर हम उस पैसे को खाली एफडी में ही डाल देते हैं तो हमारे रिटर्न्स 5 से 6 मिलते हैं। इसीलिए केयरफुली राइट इन्वेस्टमेंट वो चूज़ करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हमें डिसाइड किया कि हाँ, वेल्थ क्रिएशन पे चलना ही होगा। उस बात पे चलने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि हम हर महीने सेव करते रहें कुछ ना कुछ, यानी कि हम ज़्यादा खर्चा ना करें, यानी कि हम ज़्यादा लोन ना ले लें। इसी के लिए हमें रूल्स काम में आते हैं। तो यहाँ पे हम पहले थंब रूल की बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि इमरजेंसी फंड कितना रखना है। अब कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी के भी लाइफ में हो सकता है, जॉब किसी की भी जा सकती है, या फिर इनकम किसी की भी कम हो सकती है। ऐसी सिचुएशंस के लिए हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? जनरली यहाँ पे एक थंब रूल काम आता है कि 6 मंथ्स ऑफ सैलरी इमरजेंसी फंड के फॉर्म में रख सकते हैं। ये पैसे हमें जनरली लिक्विड फॉर्म रखना चाहिए, जैसे हम इजीली कैश के फॉर्म कन्वर्ट कर सकें, या तो हमें बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या एफडी अकाउंट में रख सकते हैं। और आजकल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उसके अंदर भी हम पैसा पार्क कर सकते हैं। सेकंड थंब रूल आता है हमारा 50-30-20 रूल, जिसके हिसाब से हमारी जो भी मंथली सैलरी होती है उसमें से हमें कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 50% का मतलब है मंथली सैलरी को 50% है वो नीड्स की तरफ जा सकता है। कितनी ज़रूरत है? रेंट हमें भरना होता है, ग्रोसरीज लानी हुए हमें हर महीने, फिर हमें यूटिलिटी बिल्स भरने होते हैं, जैसे कि इंटरनेट का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर हमें ऑफिस जाना तो आने जाने का खर्च। जितने भी हमारी ये नीड्स हैं ये हमें मंथली सैलरी के 50% में कवर कर लेना चाहिए। फिर अपनी सैलरी का 30% बोनस में खर्च कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी ज़रूरत तो नहीं है मगर वो हमारी चाहत है। अच्छा सा लैपटॉप खरीदना हम चाहते हैं, एक अच्छे से वैकेशन पे जाना भी हम चाहते हैं, और बहुत अच्छा मोबाइल खरीदना। हर चीज़ के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। हम ओवर स्पेंड ना कर लें, इसके लिए 30% पैसा हमें इसके लिए भी एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी वांट्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर और ज़रूर बाकी का 20% है वो ज़रूर सेव कर लेना चाहिए, और खाली उसे हम बैंक अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, तो हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और ये इन्वेस्ट कहाँ कर लेना चाहिए? इसके लिए आ जाता है थर्ड थंब रूल, 100 माइनस योर एज कैन बी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आप 25 साल के हैं
तो ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आप म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100-25 साल के किसी भी बंदे के लिए वो हो जाता है 75%। शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हैं। 75% ऑफ मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा है, 75% ऑफ 20% ऑफ मंथली इनकम की बात कर रहे हैं। जो हमने 20% सेविंग्स बात की थी ना, 50-30-20 रूल में, उस 20% की बात कर रहे हैं। उस 20% में 75% पैसा आपको शेयर मार्केट में जा सकता है। यानी कि इतना भी हम इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। 75% पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जा सकता है। बाकी 25% पैसा, उसमें से आप 5% हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी वो 20% आपके बॉन्ड्स में और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी की एज 50 ईयर्स है और इस केस में 100 - 50 हो जाता है। 50% पैसा ही शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो विद एज डेब्ट पोर्शन या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ वाला पोर्शन, जिसमें हम फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे एफडी में हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मिलते हैं। ये पोर्शन हमारा विद एज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो थंब रूल है 100 - योर एज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फोर्थ थंब रूल हमारा ये आ जाता है लोन एलिजिबिलिटी, यानी कि हमें आखिर मैक्सिमम ईएमआई कितनी भरनी चाहिए। अब जनरली बैंक कहते हैं कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसका आप मैक्सिमम 50% अपनी मंथली ईएमआई में भरते हैं। इसका मतलब आपने जितने लोन्स लिए हैं, जितने आपके पास पर्सनल लोन्स हो गया है, क्रेडिट कार्ड्स लोन्स भी हो गया है, होम लोन्स हो गया है, कार लोन हो गया है, टोटल लोन्स की मिलाकर जितनी भी ईएमआई बनती है वो आपको मंथली सैलरी के 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बैंक्स के हिसाब से। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि हमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलना चाहिए। हमें अपना 1/3 मंथली सैलरी से ज़्यादा ईएमआई नहीं भरनी चाहिए। 35% ऑफ योर मंथली सैलरी कैन बी योर मैक्सिमम ईएमआई। तो दोस्तों, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं मैक्सिमम ईएमआई कितनी भर सकता हूँ, उसी हिसाब से आप कितना बड़ा खरीद सकते हैं वो आप डिसाइड कर पाएंगे। एक बार आपने अपनी स्पेंडिंग को स्ट्रिक्ट कर लिया तो आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिल्डिंग। फिफ्थ थंब रूल आ जाता है हमारा कार बजट रिलेटेड। आखिर कितनी बड़ी हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर कितना ज़्यादा लोन लेना चाहिए, उसके लिए तो यहाँ पे एक थंब रूल कहता है कि 6 मंथ ऑफ सैलरी मैक्स कैन बजट, यानी कि किसी की मंथली इनकम 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपीज़ इंटू 6 अगर हम करके तो वो 3 लाख की गाड़ी खरीद सकता है। 3 लाख गाड़ी का बजट है। दूसरा, अगर आप इसे लोन पे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी थंब रूल होता है, जिसे हम कहते हैं 24-10 रूल, जिसके हिसाब से 20 डाउन पेमेंट कर सकते हैं, बाकी की 80% लोन लेना चाहिए। 4 इयर्स का मैक्सिमम लोन लीजिए और साथ मैक्सिमम ईएमआई आप जितना भरेंगे मंथली इनकम का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपने इस रेस्ट्रिकेट कर लिया तो आप ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे। 6th थंब रूल है रेंट वर्सेस बाय डिसीजन। जब आप अपने लिए मकान ढूंढ रहे होते हैं तो कई बार दिमाग में आता है यहाँ पे हम रेंट इतना ज़्यादा क्यों भरें, इससे अच्छा तो इस घर को खरीद लें, हम ईएमआई भर दें। आप जनरली देखेंगे ईएमआई को जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेंट की मुकाबले। तो यहाँ पे आखिर क्या रूल मदद कर सकता है। इनफैक्ट इसीलिए हमने टॉप 10x का स्पेशल रूल 4% रूल, जिसके हिसाब से जो भी मकान कंसिडर कर रहे हैं खरीदने के लिए या रेंट के लिए, उसकी आप रेंटल यील्ड कैलकुलेट कीजिए। रेंटल यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, उस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट आता है। मान लीजिए अगर 30,000 रेंट है, अगर हम 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा। उसको अगर हम उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें रेंटल यील्ड मिल जाती है। अगर हमारी रेंटल यील्ड 4% से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेंट अच्छा मिल रहा है। रेंट ना लेने की जगह बाई करेंगे तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे। रेंटल यील्ड ज़्यादा हो जाती है तो वो बाई डिसीजन की तरफ जा सकता है। हमारा 4% तो हमें रेंट से रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं।
तो वहीं प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन होगा। 6% का एप्रिसिएशन मान लें तो 6% प्लस 4% इक्वल टू 10% का रिटर्न मिल जाता है और रियल इस्टेट में ओवरऑल मिल रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। सिमिलरली अगर किसी प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड 4% से कम हो जाता है, इसका मतलब उसका रेंटल रिटर्न कुछ खास नहीं है और मतलब वो रेंट पे लेने में हमें सस्ती पड़ रही है। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हम 4% रूल को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं रेंट वर्सेस बाय डिसीजन में। 7th थंब रूल आ जाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी और भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने से पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हमें हमेशा बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं होती है तो आपको कम पैसों में बहुत ज़्यादा कवर मिल जाता है। इनफैक्ट हर टॉपिक पे जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं सब पे हमने डिटेल में बात की है। थंब रूल्स की बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है अगर हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी है तो कितनी लेनी है। थंब रूल बोलता है कि 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम शुड बी योर टर्म इंश्योरेंस कवर। अगर किसी को एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो उसको 20 टाइम्स हो जाता है यानी कि 2 करोड़। उसे 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए और मेनली उसे टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। अब 8th एंड लास्ट टर्म रूल है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। हेल्थ इंश्योरेंस आखिर हमें कितनी लेनी चाहिए? पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, सबको लेनी चाहिए। काफ़ी लोग कॉर्पोरेट कवर हो जाते हैं, वो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलते हैं, लेकिन कई बार वो कवर सफिशिएंट नहीं होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम टॉप अप कवर ले लें, इससे भी हमें अपना एडिशनल कवर ले लें। हमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कवर कितना लेना चाहिए देखेंगे। इसके लिए अंदर भी अलग अलग रूल्स चलते हैं। कोई कहता है 50% ऑफ एनुअल इनकम, मतलब कि इनकम की 50%, पर यह वाला हमें फ्रॉड लगता है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आपकी सैलरी पे डिपेंड नहीं होता है। कितने का खर्च होने वाला है वहाँ पे कोई बोलता है 5 लाख का कवर सफिशिएंट होता है तो कोई बोलता है 10 लाख का कवर सफिशिएंट होता है। मैं समझाता हूँ ये सिटी टू सिटी भी प्रोसेसर कितना महंगा है ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अच्छा थंब रूल ये है, जितनी भी हार्ट सर्जरी की कॉस्ट है आपके सिटी में उतना आप हेल्थ कवर ले सकते हैं। मान लीजिए कोई टायर 1 और टायर 3 सिटी में रहता है, वहाँ पे 3 लाख में 4 लाख में हार्ट सर्जरी हो जाती है तो आप इतने का कवर ले सकते हैं। अगर कोई दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहता है जहाँ पे 7-8 लाख का खर्चा आ जाता है एक हार्ट सर्जरी में, हो सकता है सर्जरी कॉस्ट खाली 3-4 लाख ही हो, साथ में आपको हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिन चार्जेस है, डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस भी है, कुछ ऐड करके हमारा बजट बनना होता है तो 7-8 लाख का वहाँ पे खर्चा आ रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में तो उतना कवर मस्ट हो जाता है। तो आपको सबसे बेस्ट थंब रूल कौन सा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्त और या रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर करें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना चाहते हैं।